Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या सोशियो एकेडमी। चलिए आज भी कुछ एमसीक्यूज़ की हम लोग चर्चा करें। आज का जो एमसीक्यूज़ है वो भी समूह से संबंधित है और समूह से संबंधित वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप वहां से समूह से संबंधित वीडियोस को देख सकते हैं और इसका हल खुद ढूंढ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यूज़। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन से नृजाति केंद्रित विचारधारा के उदाहरण हैं। देखिए क्वेश्चन के अनुसार क्या कर रहा है, नृजाति केंद्रीयता के बारे में पूछ रहा है कि ये जो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो कौन सा एथनोसेंट्रिज्म का उदाहरण है। एक, हिंदुओं के अनुसार शंकराचार्य जगत गुरु हैं। हिंदुओं के अनुसार शंकराचार्य जगत गुरु हैं, अर्थात हिंदू के जो गुरु हैं शंकराचार्य, वो उसको क्या ये लोग समझते हैं कि पूरे जगत के गुरु हैं, अर्थात ये अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे हैं। तो ये क्या है, एथनोसेंट्रिज्म का उदाहरण है। L.H. मॉर्गन के अनुसार संप्रति पश्चिम यूरोपीय समान ही सभ्यता की अवस्था में पहुंच पाया है। ये भी अपने आप को श्रेष्ठ समझना, यहाँ समाज होगा, यूरोपीय समाज क्या है, अपने आप को समझ रहा है कि हम सभ्यता की अवस्था में पहुंच पाए हैं, सबसे पहले पहुंचे हैं। तो ये अर्थात यह भी सही होगा, यह भी निजाति केंद्रीयता का एक उदाहरण है। समतावादियों के अनुसार ईश्वर सभी के लिए समान है। अब यहाँ देखिए समानता की भावना है, तो ये क्या है, अपने आप को श्रेष्ठ या अपने ग्रुप को श्रेष्ठ समझना। तो ये यहाँ ऐसी भावना नहीं प्रदर्शित हो रही है, तो अर्थात ये नहीं होगा। परंपरावादी के अनुसार ईश्वर सभी के लिए समान है, यह भी यहाँ नहीं होगा, यहाँ समानता की बात कर रहा है। तो अर्थात इसके अनुसार हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट का ए। 1 और 2 एथनोसेंट्रिज्म को प्रदर्शित कर रहा है, निजाति केंद्रीयतावाद को या स्वजाति केंद्रीयतावाद को यह दर्शाता है। तो फर्स्ट का आंसर हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। एक, समानता सामाजिक समूह विशेष में महत्वपूर्ण है। यहाँ कह रहा है कि समानता ये जो विशेषता है सामाजिक समूह के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्यों महत्वपूर्ण है ये हमें बताना है। ए, यह समूह के उद्देश्य या लक्षणों से संबद्ध होता है। समानता जहाँ होगी, उद्देश्यों की समानता होगी, लक्षणों की समानता होगी, तभी समूह बनेंगे। तो यह बिल्कुल सही है। यह समूह में अंतःक्रिया का आधार प्रदान करता है। जब उद्देश्य समान होंगे, लक्षण समान होंगे, तो अंतःक्रिया भी उसके अनुरूप होगी। सी, यह उन प्रतिमानों को सर्जित करता है जो सांस्कृतिक लक्षणों के अनुरूप व्यवहार की अभिवृद्धि करते हैं। यह प्रतिमानों को सर्जित करता है, सांस्कृतिक लक्षणों के अनुरूप व्यवहार करने की अभिवृद्धि करते हैं। अंतःक्रिया होगी तो यह भी होगा, व्यवहार करने की अभिवृद्धि होगी। अर्थात हमारा यहाँ उपरोक्त तीनों कारण इसके सही हैं। हम लोगों ने सापिर महोदय के अनुसार देखा था परिभाषा में, या उन्होंने सामाजिक समूह में कैसे बनता है, उसमें उन्होंने बताया था कि जब लोगों के हित एक समान हो जाते हैं, जब उनमें समानता आ जाती है, तो वो समूह का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि समानता के अनुसार क्या क्या समूह में होता है। तो 2 का आंसर हमारे यहाँ बनता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है, अर्थात द्वितीयक समूह की विशेषता क्या है। घनिष्ठता सबको मालूम है कि यह प्राथमिक समूह की विशेषता है। मुखोन्मुख संबंध, अर्थात भौतिक निकटता, आमने सामने का संबंध, यह भी क्या है, प्राथमिक समूह की विशेषता है। भौतिक सामीप्य, आमने सामने का संबंध है, नज़दीकी है, तो ये भी प्राथमिक समूह के संबंध हो गए। अव्यक्तिक संबंध जो है, अर्थात यह क्या है, द्वितीयक समूह के लक्षण है, क्योंकि प्राथमिक समूह में व्यक्तिक संबंध होते हैं, जिससे हमारा संबंध होता है वो पर्सनली हमारा संबंध होता है, हम उसकी जगह कोई नहीं ले सकता है। लेकिन अव्यक्तिक संबंध होता है, अर्थात एक दूसरा जगह, जैसे किसी कंपनी में अगर कोई मैनेजर है, अगर उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, वो दूसरी जगह चले जाए, तो उसकी जगह पे कोई दूसरा आ सकता है, अर्थात वहाँ संबंध क्या है, अव्यक्तिक है। तो इसलिए ये क्या है, प्राथमिक समूह की यह विशेषता नहीं है। 3rd का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक समाज तथा समूह के लिए सही है। यहाँ पूछ रहा है एक समाज तथा समूह के लिए सही है। समाज समूह की अपेक्षा सुसंगठित है, ऐसा नहीं है, समाज में संगठन भी है, संघर्ष भी है। समूह समाज की अपेक्षा अधिक सुसंगठित है, यह बिल्कुल सही है। समूह में अधिक कुछ जो भी समूह होता है, चाहे प्राथमिक समूह हो, द्वितीयक समूह हो, क्या है, संगठन उनका मूल आधार है, वो उनमें घनिष्ठता होती है, संपूर्णता होती है, व्यक्तिगत संबंध होते हैं। समूह तथा समाज दोनों में ही समान रूप से संगठित हैं, यह भी नहीं होता। समूह और समाज दोनों ही विसंगठित हैं,
यह पूर्ण रूप से ना ही संगठित होता है और ना ही पूर्ण रूप से विसंगठित होता है। तो अर्थात हमारा 4 का आंसर यहाँ क्या बन रहा है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किसके विचारानुसार समूह आकार, एकरूपता तथा भौतिक पृथक्करण समूह व्यवहार को प्रभावित करते हैं? अर्थात किसने समूह का जो आकार है, लघु आकार, एकरूपता, एक जैसे, समानता, भौतिक पृथक्करण और समूह व्यवहार को प्रभावित करते हैं? समूह की यह विशेषता किसने ऐसा बताया है? ए. पीटर ब्लाउ, बी. होमस, सी. किंसले डेविस, डी. रॉबर्ट मंटन। तो अगर देखें तो प्राथमिक समूह की अगर बात है तो वह मुख्य रूप से कूले महोदय बताते हैं और उनका मुख्य रूप से उनका संबंधों में जो बताते हैं कि संबंधों की संपूर्णता, संबंधों की अवधि, संबंधों की घनिष्ठता, संबंधों का संबंध, ये 4 मुख्य विशेषता बताते हैं प्राथमिक समूह की। और मॉर्टन, फिर उसके बाद से किंसले डेविस महोदय आते हैं और किंसले डेविस महोदय कहते हैं कि समूह का आकार, इसका आकार लघु आकार होना चाहिए, उनमें समरूपता होनी चाहिए, भौतिक पृथक्करण है और समूह व्यवहार भी प्रभावित करते हैं। तो यह बात किंसले डेविस महोदय करते हैं। तो 5 का आंसर हमारा यहाँ बनता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसका आधार सापेक्ष वंचना है? सापेक्ष वंचना किसके कारण होता है? दर्पणित व्यक्तित्व? बिल्कुल नहीं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत? बिल्कुल नहीं। सी. संदर्भ समूह सिद्धांत। संदर्भ समूह के कारण जब हम दूसरे समूह से तुलना करते हैं, दूसरे समूह का हम सदस्य बनना चाहते हैं, तो वो समूह संदर्भ समूह होता है और उसी के कारण हम सापेक्ष वंचना महसूस करते हैं, अभाव महसूस करते हैं। यह किसका आधार है? संदर्भ समूह व्यवहार के कारण होता है। तो यह सांस्कृतिक सापेक्षवाद भी नहीं होगा, तो अर्थात 6 का आंसर हमारा यहाँ सी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सदस्य को समान वंश परंपरा के आधार पर संगठित समूह को कहते हैं। देखिए, सदस्य हैं, समान वंश परंपरा जिसकी होगी वैसे संगठित समूह को हम क्या कहेंगे? ए. प्राथमिक समूह, बी. गौण समूह, सी. अंतः समूह, डी. वंश समूह। तो क्या ये समान वंश परंपरा है? इजी क्वेश्चन, वंश समूह ही कहेंगे उसको, वंश से संबंधित समूह है। तो 7 का आंसर हमारा यहाँ बन गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यक्ति विशेष के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक संदर्भ समूह बन सकता है? अर्थात अगर कोई व्यक्ति है और उसके लिए कौन सा संदर्भ समूह बन सकता है? ए. वह समूह जिसका व्यक्ति सदस्य है या नहीं है। बी. केवल वही समूह जिसका व्यक्ति सदस्य नहीं है। सी. केवल वही समूह जिसका व्यक्ति सदस्य है। डी. केवल वही समूह जिसका व्यक्ति केवल उपलब्धियों के आधार पर सदस्य है। अगर देखेंगे यहाँ तो मॉर्टन महोदय को जब वीडियो में आप देखेंगे तो मैंने बताया है वहाँ कि मॉर्टन महोदय कहते हैं कि संदर्भ समूह क्या है? सदस्यता समूह में भी होती है और गैर सदस्यता समूह में भी होती है। अर्थात जिसके हम सदस्य हैं उसके बीच में भी संदर्भ समूह बन सकता है और जिसके हम मेंबर नहीं हैं, जिस ग्रुप के या हमारे समूह से बाहर के लोग हैं, उससे भी हमारा संदर्भ समूह बन सकता है। तो अर्थात हमारा आंसर क्या होगा? वह समूह जिसका व्यक्ति सदस्य है या नहीं है, दोनों ही रूपों में सदस्य संदर्भ समूह बन सकता है। तो 8 का आंसर हमारा क्या होगा? ए। 8 का आंसर यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें यहाँ बताना है कि कौन सा कथन सही है। प्राथमिक समूह कभी भी गौण समूहों से नहीं निकल सकते। ऐसा नहीं है, द्वितीयक समूहों के बीच में देखते ही हैं कि अगर कोई कंपनी है या एक पद पर एक जैसे लोग, कोई कर्मचारी है तो वो उनके बीच में भी कोई खास हो जाता है, कुछ अपने 2-4 लोगों के खास ग्रुप बन जाते हैं। तो अर्थात जहाँ द्वितीयक संबंध होते हैं वहाँ भी क्या है? प्राथमिक संबंध बन जाते हैं, उसी के आधार पर प्राथमिक समूह भी बन जाते हैं। तो अर्थात ए बिल्कुल सही नहीं है, गलत है। प्राथमिक समूह गौण समूह से निकल सकते हैं, अर्थात द्वितीयक संबंध है जहाँ द्वितीयक समूह है उससे भी प्राथमिक समूह बन सकते हैं। गौण समूह प्राथमिक समूहों से कम महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा नहीं है, जीवन के महत्वपूर्ण कार्य हैं, महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, उनको पूरा करने के लिए हमें द्वितीयक समूह भी बनाने पड़ते हैं। और डी प्राथमिक समूह गौण समूह से कम महत्वपूर्ण है, अर्थात ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। हमारा आंसर क्या होगा? 9 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सामाजिक समूह और सामाजिक श्रेणी में भेद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण है?
अब देखिए यहाँ समूह और श्रेणी में अंतर है। इसके लिए किसके आधार पे हम अंतर बता सकते हैं? ए, समूहों का आकार। समूह के आकार से श्रेणी और समूह से कोई लेना देना नहीं होता है। भौगोलिक अवस्थिति, ये भी वर्ग और समूह में अंतर नहीं करते हैं। औपचारिक नियम और विनिमय, ये भी नहीं महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण होगा पारस्परिक संप्रेषण। जो पारस्परिक संप्रेषण है, जो अंतःक्रिया होगी, जो हमारा कम्युनिकेशन होगा, उसके आधार पर सामाजिक समूह और सामाजिक श्रेणी में हम भेद कर सकते हैं। तो 10 का आंसर हमारा यहाँ बनता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ 2 कॉलम दिए हुए हैं, उन्हें हमें मैचिंग करना है। प्राथमिक समूह, प्राथमिक समूह की बात कौन करता है? कूले महोदय करते हैं। सांख्यिकी समूह, सांख्यिकी समूह की बात वेस्टीड महोदय करते हैं। संदर्भ समूह, संदर्भ समूह मर्टन महोदय का है। अंतः समूह और बाह्य समूह समनर बात करते हैं। चलिए अब आंसर ढूंढ ले। ए का 2, ए का 2 2 जगह दिया हुआ है। बी का 4, बी का 4 यहाँ मिल गया हमें। सी का 1 एंड डी का 3। तो हमारा आंसर यहाँ क्या हो गया? 11 का सी। 11 का सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। असदस्य समूह की सदस्यता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को दिया जाने वाला प्रशिक्षण कहलाता है। अर्थात व्यक्ति जिस ग्रुप का मेंबर नहीं है और उस ग्रुप का मेंबर बनना चाहता है, उसके लिए अगर कोई प्रशिक्षण दिया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? ए, अनुरूपता, बिल्कुल नहीं। बी, विचलन, विचलन भी नहीं है। पुनः समाजीकरण, पुनः समाजीकरण की बात नहीं है। पूर्वाभासी समाजीकरण ये कहते हैं, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, जिसको मर्टन महोदय ने कहा कि क्या है? यह व्यक्ति जिस ग्रुप का वो मेंबर नहीं होता है, अर्थात जिसे संदर्भ समूह मानता है, उसके मूल्य मान्यताओं को अपनाता है, तो ऐसे समाजीकरण को हम क्या कहते हैं? पूर्वाभासी समाजीकरण, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। मर्टन महोदय की यह अवधारणा है। 12 का आंसर हमारा यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ 2 कॉलम दिया हुआ है, हमें मैचिंग करना है। प्राथमिक समूह, प्राथमिक समूह हम किसे कहेंगे? हम भारतीय, अविभाजित हिंदू परिवार, MTNL क्रमिक संघ, अप्रवासी विद्यार्थी की तुलना में अमेरिकी विद्यार्थी रोगी। तो अगर देखें प्राथमिक समूह, प्राथमिक समूह कहाँ होगा? अविभाजित हिंदू परिवार, जो संयुक्त परिवार है, वहाँ प्राथमिक समूह का निर्माण होता है। द्वितीयक समूह, अर्थात हमारा आंसर ए का 2 और 2 यहाँ बन रहा है। बी का 3। द्वितीयक समूह क्या हो गया? MTNL क्रमिक नहीं, यहाँ श्रमिक होगा। श्रमिक संघ, जो संघ है, जो समिति बनती है, कोई संघ बनता है, तो वो क्या है? वहाँ द्वितीयक समूह होता है। संदर्भ समूह अर्थात किसी से तुलना की जाती है, तो हमारा यहाँ सी का होगा 4। और डी, अंतः समूह अर्थात अपना समूह, जिसे हम की भावना से हम से संबोधित करते हैं, तो डी का होगा हम भारतीय। यहाँ हम से संबोधित करते हैं अंतः समूह को, तो डी का 1 हो गया। तो आंसर हमारा मिल गया। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो हमारा आंसर 13 का हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। निरकेंद्रीयवादिता निर्दिष्ट करता है, अर्थात निरजाति केंद्रीयता में क्या अंतर्निहित है? ए, दूसरे समूहों के सांस्कृतिक गुणों का समाधान करने को। निरजाति केंद्रीयता का यह भी लक्षण नहीं, सांस्कृतिक गुणों के समाधान को। बी, परंपरागत संस्कृति को बनाए रखने और थामे रहने की एक सांस्कृतिक समूह की प्रवृत्ति को। यह कोई युक्ति नहीं है इस मनोवृत्ति को कि उसकी संस्कृति या समूह दूसरों से श्रेष्ठ है, यही इसका मेन लक्षण है, विशेषता है निरकेंद्रवादिता का। और डी, परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों को आधुनिकीकृत करने का प्रयास को, ये नहीं होता है। अर्थात इसकी मनोवृत्ति में क्या है? इसके अनुसार क्या? अपनी संस्कृति को या अपने समूह को श्रेष्ठ समझना, दूसरे की समूह संस्कृति को हीन भावना से देखना, कम आंकना। अर्थात हम और वे की भावना जहाँ होगी, अपने समूह को हम की भावना से हम से संबोधित करते हैं और दूसरे के समूह को वे से संबोधित करते हैं।
तो उसे ही हम नृकेंद्रवादिता कहते हैं। तो 14 का आंसर हमारा बन गया यहाँ सी। समनर महोदय ने यह अवधारणा दी थी। 14 का आंसर यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। मॉर्टन एक समूह तथा समूह सदस्यता की 3 विशेषताएं बताते हैं। मॉर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक समूह की विशेषता नहीं है? सामाजिक समूह की विशेषता कौन सी यहाँ नहीं है मॉर्टन के अनुसार हमें बताना है। ए, अन्योन्य क्रिया की आवृत्ति, यह है अन्योन्य क्रियारत व्यक्ति जो अपने को खुद सदस्य मानते हैं, अन्योन्य क्रियारत व्यक्ति जो दूसरों के द्वारा समूह के सदस्य माने जाते हैं, सभी अभिष्ट सामाजिक क्रियाकलाप। सभी अभिष्ट सामाजिक क्रियाकलाप समूह की विशेषताएं नहीं हो सकती हैं, यह जनरल सी बात है। तो 15 का आंसर हमारे यहाँ बनता है डी। तो इस तरह से यहाँ हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को देख लिया। आई थिंक यह आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe my channel and also press bell icon.